नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वर्ण में। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, गणित का इतिहास। अभी तक हमने गणित का विश्व में कैसे कैसे विकास हुआ उसके बारे में हमने जाना। साथ में हमने ये भी जाना कि गणित के इतिहास में भारत का कितना बड़ा योगदान रहा है प्राचीन काल से ही। हम आगे इसको और भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे भारत का इस गणित के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक हमने जाना कि अंकगणित क्या होता है, अंकगणित के साथ शून्य का आविष्कार, फिर उसमें अंक पद्धति के बारे में हमने जाना कि कैसे भारत ने उन्हें अंकगणित बताया, शून्य का आविष्कार किया, अंक पद्धति, कैसे अंक पद्धति भारत से विद्वान कंक द्वारा बगदाद गया, बगदाद से फिर उत्तरी अरब और मिस्र होते हुए यूरोप तक पहुंचा। उसे अरबी अंक कहा, किंतु अरब स्वयं भी जानता था कि ये भारत की देन है, इसलिए उसे हिंदसा कहा। हमने यहां तक पढ़ चुका है। हाँ, मैं जानता हूं थोड़ा सा आप लोगों को ये बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि शुरुआत जो है गणित का इतिहास से हो रहा है और इतिहास सबको बोर लगता है। किंतु हमें ये जानना भी आवश्यक है कि गणित में हम भारतीयों ने किया क्या है। कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह ऐसा बोल दिया जाता है कि भारत कहाँ है, क्या है। तो अपने नमस्ते लंदन या ऐसी और भी पुराने पिक्चरों में देखा होगा जहां हम इंग्लैंड को बताते हैं भारत ने क्या क्या किया है, उसमें कुछ गणित का योगदान भी दिया है। हम इस बार गणित के और भी ज्यादा योगदान क्या क्या रहा है उसके विषय में जानेंगे। तो अब हम इसी विषय में हम आगे बढ़ते हैं गणित के इतिहास में। अब हम बातें स्थानीय मान में। स्थानीय मान यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। स्थानीय मान ये होता है। तो मैंने आपको बोलचाल की भाषा में तो समझा दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये होता है। तो स्थानीय मान किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना, दस अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने के कारण यह अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। वैज्ञानिक अंक पद्धति है और इसे ही हम हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। हिंदू अंक प्रणाली भी कहते हैं। हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। तो फ्रांस के एक महान जो गणितज्ञ है, लालायश, उनके थोड़ा नाम भी अजीबोगरीब होते हैं। फ्रांस के गणितज्ञ, महान गणितज्ञ पियरे लप्लास लाप्लास
ने लिखा है, ने कहा कि भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने जिसमें उसका प्रत्येक निरपेक्ष और स्थानीय मान, जैसे हमने आपको बता दिया है, कि उत्तम प्रणाली दी है। दशमलव का आधार भी दस ही है, यानी शून्य नहीं होता तो 10 कैसे बनता? तो शून्य का आविष्कार भी भारत द्वारा हुआ। और किसी भी अंक को, मतलब अंक को 10 में हमने समेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमने लाके रोक दिया। तो 10 से ही फिर 10 20 30 40 50 100 ऐसे करके बनता चला गया। तो हमने जो एक शून्य का आविष्कार किया, शून्य से 10 बना, और 10 से ही सारी संख्याएं जो हमारी दी हुई जो 9 संख्याएं थी, जो 10 संख्याएं थी, उन्हीं से मिलकर ही सारा का सारा अंक प्रणाली बना। तो इस प्रकार जो हमारा महत्व है गणित में कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्याएं। तो भारतीय अंकों के विकास क्रम निम्नानुसार है। पहला है खरोशे प्रणाली, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरा है ब्राह्मी प्रणाली, जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर आता है हमारा तीसरा नंबर पे ग्वालियर प्रणाली, जो कि थी अभी ईस्वी के बाद से 9वीं शताब्दी में। और यहां हमको बताया जाता है कि अंग्रेज आने के बाद से हम जो है थोड़ा सा विकास करना चालू किए हैं, या मुगल आने के बाद से हमें समझ में आया कि कैसे रहना है, कैसे जीना है। जबकि आप देखिए कि हमारा जो विज्ञान था, हमारा जो गणित था, या हमारे और भी वैज्ञानिक चीज जो हम विज्ञान में भी आप पढ़ेंगे, हमने कितना योगदान दिया है प्राचीन काल से ही विश्व को, हर एक चीज में। और हमें ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेज नहीं आते तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाता, हम कबीलों में रह रहे होते, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर अंग्रेज नहीं भी आए होते तो हम बहुत ज्यादा आगे आज विकसित हुए होते। चौथा है
देवनागरी प्रणाली जो लगभग 11वीं शताब्दी। देखिए किस प्रकार का भ्रम हमारे लोगों में पहुंचाया गया है कि भारत के विषय में, और अब हम यहां अपने इतिहास के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है कितना अच्छा रहा है। और आखिरी है आधुनिक प्रणाली जो अभी चल रही है। उसमें भी कई महान गणितज्ञ अभी हमारे निकले हैं। अभी बीच में ही आपने पिक्चर में देखा होगा विद्या बालन जी का, उससे पहले एक और पिक्चर आई थी रामानुजम जी के ऊपर। ये सब हमारे आधुनिक गणितज्ञ हैं जिनका लोहा मतलब आज भी बड़े बड़े गणितज्ञ जो विश्व के महान गणितज्ञ कहते हैं वो भी मानते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास ये हमारी जो 5 प्रणालियां हैं जो भारतीय अंकों के इतिहास में बड़ी संख्याएं रह चुकी है। तो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व मतलब ईसवी से पहले, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी तक के अभिलेखों में खरोशी अंक पाए जाते हैं। खरोशी अंक ये वाली शुरुआत वाली चौथी शताब्दी ईसा पूर्व पहले से। ब्राह्मी अंक प्रणाली में दस के अतिरिक्त, ये तो केवल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 हुआ, 10 के अतिरिक्त 100 तक तथा इसके गुणक तथा 900 तक 100 के गुणक पाए गए। यानी ब्राह्मी अंक कहां पर है? ब्राह्मी अंक देखिए तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने 100 हमने कहीं लिखा हुआ है जहां 100 भी लिखा हुआ है। अब आप देखे होंगे कई बार ऐसा जो अंग्रेजों की तरफ से या इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से आ जाता है कि अगर रामायण की बात सच है तो 10 सर कहां से आया या 100 भुजा कहां से आई। तो हम पहले से उसके गणित को जानते थे कि इसको हम 100 कहते हैं, इसे हम 10 कहते हैं। तो जब हम हमारा इतिहास खोद कर निकाला जा रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां जो हमारे प्राचीन वेदों में भी जो बातें लिखी गई थी वो शायद अभी तक उन्हें सत्य नहीं कहा गया है, इतने तथ्य होने के बाद, इतने सबूत होने के बाद भी। किंतु उसे हम भारतीय होके हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ वो सत्य था। और इतिहास भी और वैज्ञानिक भी धीरे धीरे हमारे वेदों को और हमारे जो प्राचीन लेख हैं उनको भी सत्य धीरे धीरे मान रहा है। तो मतलब 100 के 900 गुणा तक के हमारे पास संख्या का नाम लिखा हुआ था।
जैसे हमने आपको कहा यजुर्वेद संहिता यजुर्वेद संहिता रामायण तथा उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथों में एक से लेकर 10 की घात 53 तक की संख्याओं के अलग अलग नाम दिए गए थे। अब इसका मतलब क्या हुआ 10 की घात 53। अब आप यही सोच रहे होंगे 10 की घात 53 का मतलब क्या हुआ। 10 की घात 53 यानी 10 के बाद मतलब एक के बाद 53 शून्य, 53 शून्य। अभी तक हम कहां तक पहुंचे, अरब खरब, उसके बाद क्या। मगर हमारे इतिहास में जो यजुर्वेद संहिता है या रामायण है या उसके बाद के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें एक से लेकर 10 की घात 53 तक जितने भी अंक है सबका नामकरण दिया हुआ है, सबका नाम। उदाहरण के तौर पे न्यूनतम मतलब 10 की घात पे 11। इसका मतलब आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं 10 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए इस संख्या को हम न्यूनतम कहते थे। दूसरा उदाहरण है उत्संग यानी 10 की घात में 21। अब 10 की एक के बाद से आप 21 शून्य लगा सकते हैं। उसके बाद है आपके पास हेतु हीलम। 10 की घात में 31। देखिए ये याद रखने वाली चीज है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, उत्संग का मतलब क्या होता है 10 की घात 31, हेतु हीलम का मतलब क्या होता है 10 की घात 31, नित्र बाघम 10 की घात 41, तल लक्षणा यानी 10 की घात में 51। यहां तक की संख्या के हमारे पास नाम है, एक एक नाम। वैसे जब इतिहासकार इसके बनाए हैं या हमारे जो गणतज्ञ के पास है उसमें और भी संख्याओं के नाम होंगे, परंतु किंतु सोचिए 10 की घात 51 तक के नाम हमारे पास पड़े हुए थे। और लोग हमें कहते हैं कि हम 100 कैसे निकाले, हम 10 कैसे निकाले। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे साथ उस काल से ही कितना भेदभाव होता रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। कूटांक परिचय। किसी संख्या को जब
अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कुटांक कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो लिखा हुआ है, जो संख्या के रूप में दिख रही है, इसे हम कुटांक कहते हैं। हमारे जो प्राचीन गणितज्ञ थे, प्राचीन गणितज्ञों ने इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिव्यक्त करने में किया था, मतलब बताने के लिए किया था। प्राचीन काल में कुटांक पद्धति प्रचलित थी। कुटांक पद्धति प्रचलित थी जिनका प्रयोग ज्योतिषविद, ग्रंथों में किया गया है। जैसे वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली, व्यंजनांक प्रणाली, तो हमने ये सब जो चीजें हैं, प्राचीन काल से ही हमारे जो कुटांक पद्धति प्रचलित थी, उनका प्रयोग हम ज्योतिष ग्रंथों में शुरू से जो ज्योतिषविद है, जो ज्योतिषा कार्य है, वो ग्रंथों में किया करते थे। जैसे वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली और व्यंजनांक प्रणाली, ये सब कुटांक में ही आते थे, कुटांक पद्धति में ही आते थे। वर्णांक वर्ण द्वारा शब्दांक शब्द में लिखने वाला, और व्यंजनात्मक यानी अभी जो XYZ हम जो बना रहे हैं उसको वो अ ब स के माध्यम से बनाया करते थे। तो इस प्रकार से हमारा जो इतिहास है वो काफी विकसित हुआ करता था शुरू प्राचीन काल से। तो आप आज के क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे का और इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें आपको बीज गणित, रेखा गणित, उसके बाद से जो बौधायन प्रमेय है या पाई का इतिहास है, हम इसके बारे में आपको आगे कल के क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।